चलिए, पिछली कक्षा में जो हम लोग बातचीत की कला पढ़ रहे थे, आज हम उसी क्रम को हम आगे की ओर ले जाएंगे। पिछले दिन हम लोग यहाँ तक तो समझ लिए थे कि बातचीत की कला का महत्व कितना है। बातचीत की कला में हमें ज्यादा महत्व किसको देना चाहिए, किस तरह से बात करनी चाहिए, आखिर वो कौन से तरीके अपनाने चाहिए जिससे हम सामने वाले को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने जाना और हमने यह पढ़ा कि अगर हम बातचीत की कला में निपुण हो जाएंगे तो सफलता हमारे कदम चूमेगी। तो चलिए अब हम लोग सीधे उसके बाद की पंक्तियों की ओर चलते हैं। हाँ, तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले दिन पढ़ा था कि सुने अधिक बोले उससे कम, स्वार्थ प्रकट कर बात न बोले, बात न काटे दूजों की हम, मृदु वाणी का मधुर रस घोले। यानी यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि सुने हम अधिक और बोले उससे कम। कभी भी स्वार्थी बनकर अपनी बात को न बोलें, बात न काटे दूजों की। अगर कोई दूसरा कह रहा हो तो पहले सुनिए, फिर उनकी बात को आप जवाब दीजिए। मृदु वाणी का रस घोले, मधुर रस घोले, यानी हमें अपने मधुर वचनों से जो है क्या करना है, लोगों को लाभान्वित करना, लोगों को प्रभावित करना है। जी हाँ, यदि ऐसा हो जाए तो जीवन में सफलता सदैव आपके चरण चूमेगी। क्या है? जी हाँ, यदि ऐसा हो जाए तो जीवन में सफलता सदैव आपके चरण चूमेगी। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो बातचीत की कला में सफलता के लिए मनुष्य के आकर्षक व प्रभावशाली व्यक्तित्व का भी कम योगदान नहीं। इसे आकर्षक बनाया जाए तो कैसे? अब आपका व्यक्तित्व, आपकी जो पर्सनैलिटी है, उसका भी बहुत महत्व होता है। ठीक है ना, आप देखने में कैसे हैं, आपका लुक कैसा, आपका फिजिक कैसा है, आप खड़े कैसे होते हैं, आपका बात करने का ढंग क्या है, आप किस तरह से, आपके हाव भाव हैं, ये बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अगर वो कह रहे हैं कि अगर उनका व्यक्तित्व भी अच्छा हो तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है। सच्चरित्रता ही सुखकर है, यानी अपने चरित्र को पहले अच्छा बनाएं। निज चरित्र उत्थान करें। सच्चा चरित्र ही हमेशा सुखदायी होता है और अपने चरित्र को हमेशा हमें उन्नत बनाना चाहिए। हो आचरण सर्व सुखकारी, आपके आचरण ऐसे हो जिससे सब लोग खुश हों। दुर्गुण का अवसान करें हम, और हमेशा अपने अंदर की बुराइयों को हम क्या करें, उसका तिलांजलि दें, यानी उसको त्याग दें। ठीक है ना, उसका विसर्जन कर दें, उसको विसर्जित कर दें। चरित्र निर्माण, यानी हमारे जो चरित्र है उसका भी निर्माण में किसका है? माता पिता, गुरुजन, संगति एवं वातावरण के प्रभाव को भी नकारा नहीं जा सकता। सुदृढ़ चरित्र के अभाव में व्यक्ति मौजूदा समाज में व्याप्त हिंसा, द्वेष, घृणा, भ्रष्टाचार, कलह, धोखाधड़ी, दुराचार आदि असामाजिक प्रवृत्तियों का शिकार हो जाता है और समाज में भी सम्मानित स्थान प्राप्त नहीं कर पाता। यदि वो इन सब चीजों से प्रभावित हो गया और इसके चक्कर में पड़ गया तो उसे कभी भी सम्मान प्राप्त नहीं हो सकता, चाहे वो हिंसा हो, द्वेष हो, घृणा हो, भ्रष्टाचार हो, कलह हो, धोखाधड़ी हो, दुराचार आदि। ठीक है, बातचीत में अधरों पर छाई निश्चल स्वाभाविक मधुर मुस्कान किसको आकृष्ट नहीं करती? आप जब कुछ कह रहे हो, ठीक है ना, तो सबसे बड़ी बात उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए। आपके अधरों पर यानी होठों पर एक हल्की सी मुस्कान होनी चाहिए। ठीक है ना, और किसी को आकृष्ट, वो कैसे नहीं आकृष्ट करेगी? जो नहीं चाहेगा वह भी आपकी ओर आकृष्ट हो जाएगा। बातचीत में मुस्कुराहट यदि एक ओर प्रसन्नता, सद्भावना और मैत्री बढ़ाती है तो दूसरी ओर परेशानी, उद्विग्न, यानी जो परेशान रहते हैं, उद्विग्न मतलब किसी बातों में उलझे हुए रहते हैं, और उदास लोगों के लिए राहत और भग्नाश जनों के लिए प्रेरणा स्रोत सिद्ध होती है। जरा इसको समझिएगा। तो ये जो बातचीत में मुस्कुराहट अगर हो तो ये क्या करता है? एक और तो आपको प्रसन्न रखेगी, आपके अंदर अच्छी भावनाएं भरेंगी, लोगों के साथ मित्रवत आपकी जो व्यवहार है वो बढ़ जाएंगे। दूसरी ओर क्या होगा? आपकी परेशानी कम हो जाएगी। और उद्विग्न, देखिए यहाँ पर उद्विग्न का मतलब क्या है? बेचैनी। ठीक है ना, तो आपकी बेचैनी भी कम हो जाएगी। और उदास लोगों के लिए राहत, उदास लोग अगर हैं और आप लोग उसके सामने हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो वह भी खुश हो जाएगा, वह भी कुछ देर के लिए मुस्कुराएगा। भग्नाश, भग्नाश मतलब क्या होता है? जरा यहाँ देखिएगा,
जिनकी आशा टूट गई है, यानी अब उनको लगता है मेरा जीवन बेकार है, अब कुछ नहीं होगा, तो ऐसे लोगों के लिए काफी ज्यादा प्रेरणादायक सिद्ध होती है आपके अधरों पर हल्की मुस्कान। पुष्प की गंध की तरह मुस्कुराहट सबको सुवासित कर देती है। जिस प्रकार फूल की खुशबू चारों ओर फैल जाती है, ठीक है ना, ठीक उसी प्रकार आपकी मुस्कुराहट से चारों ओर प्रसन्नता का क्या होता है, प्रसार होता है। सरल हृदय से ही स्वाभाविक मुस्कुराहट प्रस्फुटित होती है, यानी निकलती है, जो मनुष्य के हृदय की निर्मलता और प्रेम का प्रतीक होती है। और उसके अंदर जो ये जो निर्मल भावना है, यानी बिना किसी दिखावे की जो भावनाएं होती हैं और प्रेम का प्रतीक होती है। कपट, स्वार्थ और गुरुता, ठीक है ना, और हीनता की भावना से ग्रस्त कुटिलतापूर्ण मुस्कुराहट बनावटी होती है, जो बातचीत की रोचकता को समाप्त कर देती है। कभी भी आपके मन में कपट यानी छल नहीं होना चाहिए, यानी आपका जो उद्देश्य है कभी गलत नहीं होना चाहिए। उसमें स्वार्थ यानी सेल्फिश आप न हो, सेल्फिश होकर न बोलें। गुरुता, और हमेशा ये नहीं दिखाएं कि आप ही सब कुछ हैं, आपके जैसे तो कोई है ही नहीं, ये भी गलत है। और हीनता की भावना से ग्रस्त, और लोगों को ये मत दिखाइए कि भाई हम ही सब कुछ हैं और बाकी लोग कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो अगर ऐसे लोग हैं, कुटिलतापूर्ण मुस्कुराहट बनावटी होती है, जो बातचीत की रोचकता को समाप्त कर देती है, इसलिए ऐसा कभी ना करें। मुस्कुराहट का अक्षय कोष, अक्षय का मतलब होता है अधन क्षय, क्षय का मतलब होता है नाश होना, अक्षय का मतलब जो नाश न हो, ठीक है। तो मुस्कुराहट का जो अक्षय कोष है, लुटाने वाले गरीब नहीं होते। ऐसा नहीं है कि जो ऐसा करते हैं वो गरीब हो जाते हैं, कभी भी वो गरीब नहीं होते। आप अगर किसी को मुस्कुरा कर बोल देते हैं तो ऐसा थोड़ी कि आपको 10 रुपए खर्च हो जाते हैं, ऐसा थोड़ी है कि जैसे कि जैसे ही कोई आपने ऐप खोला तो आपका क्या होता है, तुरंत 10 MB 15 MB, अगर ज्यादा देर चला लिया 100 MB गायब, और आपको लगता इतना खर्च हो गया डेटा, आज तो 2 ही GB मिला था। तो खैर, तो ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। अगर आप मुस्कुरा देंगे तो कुछ खर्च नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो दोनों हाथों में लड्डू होते हैं, ठीक है। जो मुस्कुरा कर किसी से बात करते हैं, जाता कुछ नहीं, मिलता बहुत कुछ है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब है अगला। तो अगला क्या कह रहे हैं, एक दिन, अब देखिए बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार एक घटना है यहाँ, ठीक है। एक दिन एक नवविवाहिता स्त्री ने रेडियो खोला, पहले रेडियो चलता था, उसमें एक ही स्टेशन पर 2 विभिन्न कार्यक्रम सुनाई दे रहे थे। एक स्टेशन था और 2 अलग अलग कार्यक्रम सुनाई दे रहे थे। एक में प्रातःकालीन व्यायाम, यानी सुबह हम लोग व्यायाम कैसे करें, एक ये बता रहा था, तथा दूसरे में पकवान बनाने की विधि बताई जा रही थी, यानी एक रेसिपी बताया जा रहा था, और एक में एक्सरसाइज कैसे करें वो बताया जा रहा था। रेडियो से आवाज आ रही थी, ध्यान से सुनिएगा, दोनों को कैसे मिला दिया गया है, दोनों बातों को, ठीक है ना। देखिएगा, अब सुनिए, देखिए वो आवाज आ रही है। अब सुनिए स्वादिष्ट व्यंजन की विधि। अपने हाथ को कूल्हे पर रखें, एक बर्तन में थोड़ा आटा लीजिए, अपने शरीर को अंगूठों व पंजों के बल पर खड़ा कीजिए तथा आटे में आधा प्याला दूध मिलाइए। धीरे धीरे अपने शरीर को संतुलित कीजिए। अब 2 अंडे फेंटिए। 6 बार लगातार ऐसा कीजिए। इसके बाद घोल को आग पर चढ़ाकर जमीन पर लेट जाइए। 10 मिनट बाद उतारिए और सूखे तौलिए से पोंछकर गर्मा गर्म परोसिए। ठीक है ना। तो पत्नी 10 मिनट बीतने का इंतजार कर रही थी। पति महोदय चुपके चुपके सभी क्रियाएं देख रहे थे। आग पर रखा बर्तन जल गया। यह सब देखकर गुस्से के स्थान पर पति महोदय की हंसी फूट पड़ी। नव विवाहिता भी अपनी मूर्खता पर हंस पड़ी। तो देखा आपने कि 2 अनमेल बातें एक साथ प्रस्तुत हो जाने से विनोद का कारण बन जाती है, यानी विनोद का कारण बन गई, यानी प्रसन्नता का। इसी प्रकार बातचीत में अनमेल प्रसंग हास्य व विनोद का कारण बन जाते हैं। इसीलिए अनमेल प्रसंग बिल्कुल न कहें, नहीं तो वो कुछ और लोग समझने लगेंगे। इसीलिए उसका भी ध्यान रखना चाहिए हमें, ठीक है। स्नायविक थकान, क्षोभ, मलाल,
तुनुक मिजाज। अब देखिए स्नायविक थकान मतलब बोलते बोलते बहुत जल्दी हांफने लगते हैं। क्षोभ, क्षोभ का मतलब यहाँ देखिए, अरे हाँ ये देखिए, स्नायविक थकान का मतलब नाड़ियों की थकान, मतलब नस फूलने लगता है। क्षोभ माने क्रोध, मलाल माने दुख, और तुनुक मिजाज माने जल्दी गुस्सा आना। अब तो आप समझ गए, क्लियर। अब यहां देखिए क्या हुआ। तो स्नायविक थकान, क्षोभ, मलाल, तुनुक मिजाज, चिड़चिड़ापन आदि सुखद संवाद के इन शत्रुओं को भी बातचीत में विनोद प्रियता का मरहम लगाकर पराजित किया जा सकता है। ठीक है ना, याद रखिए इन सब चीजों को भी कभी भी हमें नहीं रखना चाहिए, और इन सब चीजों को भी दूर रखा जा सकता है यदि आपकी बातचीत में थोड़ी सी मुस्कान हो। ठीक है ना, और उसमें विनोद प्रियता हो। एक आदमी, अब सुनिए दूसरी घटना, एक आदमी तोते पकड़कर उन्हें सिखाने पढ़ाने के बाद उन्हें किसी आदमी को भेंट करके इनाम पाने का धंधा करता था। ठीक है, एक बार बहुत सुंदर तोता उसके हाथ लग गया, उसे इंसानी बोली सिखाई, यानी इंसान जैसे बोलते हैं वैसा सिखाया गया। वह भविष्य की बात भी बता देता था। उस आदमी ने वह तोता बादशाह अकबर को भेंट कर इनाम पाया। बादशाह ने तोते की देख रेख के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया, भाई एक व्यक्ति रख दिया, और हिदायत दी कि यदि तोता मर गया तो तुम्हें मार डाला जाएगा, यानी तुम्हें मार दिया जाएगा। अगर मर गया तो जिसको कहा गया कि भाई इसकी देखभाल करना, मरना नहीं चाहिए, मरा तो सोचो ना तुमको भी मार देंगे। और सुनिए आगे क्या कहा, तोते के मरने की खबर देने वाले को भी मार डाला जाएगा। एक तो जिसकी वजह से मरेगा, यानी जो देख रेख कर रहा है, अगर मर गया तो वो तो मरेगा ही, और साथ में जो खबर लेकर आएगा वो भी जाएगा। एक दिन अचानक तोता मर गया, हे भगवान सबकी हालत खराब। तोते का रखवाला घबरा गया, वो भागा भागा बीरबल के पास गया। आपने तो नाम सुना ही होगा बीरबल का, भाई अगर बीरबल का आपने नाम नहीं सुना तो फिर किसका सुना। बीरबल के पास गया और कहने लगा, अब मेरी जान केवल आप ही बचा सकते हैं। यदि मैं तोते के मरने की खबर दूंगा तब भी मृत्युदंड, बादशाह स्वयं पता लगाएंगे तब भी। अब मैं क्या करूं? बीरबल ने कहा, आप निश्चिंत रहें। बीरबल बादशाह के पास आकर बोले, हुजूर आपका तोता था। बीरबल ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। बादशाह ने कहा, क्या हुआ तोते को? हाँ, गरीब परवर मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कह सकता। गरीब परवर मतलब गरीबों की रक्षा करने वाले, गरीबों की मदद करने वाले। इतना जरूर कह सकता हूं, आपका तोता आज न खाता है, न पीता है, न मुंह खोलता है, न बात करता है, न चलता है, न हिलता है, न उठता है, न फुदकता है। बादशाह ने कहा, चलो चलकर देखते हैं क्या हुआ है उसे। तोते को देखकर बादशाह ने क्रोध में कहा, वही नहीं बता सकते थे कि तोता मर गया है? बीरबल ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, मैं कैसे बताता महाराज, प्राण दंड मिलता। आपने कह रखा था कि तोते के मरने की खबर देने वाले को भी मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो देखा आपने कितनी समझदारी से उन्होंने अपनी भी जान बचाई बीरबल ने, और साथ ही साथ इस व्यक्ति की भी जिसने उसकी देख रेख की जिम्मेदारी ली थी। ठीक, तो देखा आपने कि किस प्रकार अपने बुद्धि बल और वाक्पटुता से बीरबल ने बादशाह को निरुत्तर कर दिया। बातचीत में शब्द चातुर्य के साथ विनोदपूर्ण हाजिर जवाबी भी चार चांद लगा देती है। अच्छा, विनोदपूर्ण माने विनोदपूर्ण होना चाहिए, मतलब एक मजेदार। लेकिन आपको छोटी सी घटना सुनाता हूँ। ऐसा उल्टा चश्मा सब लोग देखते हैं, मुझे पता है सबको पसंद है। तो तारक मेहता जो बने हैं, मेहता साहब एक बार इंटरव्यू दे रहे थे असली में। तो उनसे पूछा गया कि भाई आप कुछ बताइए, कोई ऐसी घटना जो कि बिल्कुल अलग हो और वो आपको याद आती है। बोले बिल्कुल है, हमारे पिताजी जो थे वो तो गुस्से में भी कभी आज तक गाली किसी को नहीं दी, तो आज ऐसे तो देना ही नहीं है। हम लोगों ने तो कभी सीखा ही नहीं, हम लोग बुरी बात भी इतने प्यार से बोलते हैं कि सामने वाला समझ जाता है, ठीक है ना, लेकिन हम कभी गाली नहीं देते, ना बुरी बातें कहते हैं। तो एक बार क्या हुआ था, वो ट्रेन में सफर कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं एक बार ट्रेन में सफर कर रहा था, तो जब हम लोग गए बाहर की ओर तो वापस लौट कर देखते हैं क्या कि एक व्यक्ति बैठा हुआ है हमारी सीट पर। तो मैं गया, बड़े प्यार से उनसे पूछा,
अजी नमस्कार, क्या नाम है आपका? कांतिलाल। अच्छा, और आपके पिताजी का? शांतिलाल। कांतिलाल जी, ये शांतिलाल की सीट नहीं है, ये हमारी है। अब जिसको समझ में आ गई होगी बात, वो जरूर हंस रहे होंगे, और जिनको नहीं समझ में आई बात, कोई बात नहीं, अब बाद में भी समझ के हंस सकते हैं कि उसने क्या कहा होगा, जरा इस पर विचार कीजिएगा। तो इसे कहते हैं वाक्पट। क्लियर? तो अब आगे देखिए। तो ये हाजिर जवाबी। तो देखा आपने कि किस प्रकार अपने बुद्धि बल और वाक्पटुता से बीरबल ने बादशाह को निरुत्तर कर दिया। बातचीत में शब्द चातुर्य के साथ विनोदपूर्ण हाजिर जवाबी पर 4 चांद लगा देती है। शब्द चातुर्य से प्रतिकार स्वरूप दिए गए तत्कालिक उत्तर चुटीले होते हुए भी बातचीत में सरसता, रोचकता व आकर्षण ला देते हैं। अगर आप चुटीले तरीके से उत्तर देते हैं तो भी आपको बड़ा मजा आएगा और सामने वाले को बुरा भी नहीं लगेगा। ठीक है, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो कटुता और विरोध, ठीक है ना, यानी कड़वापन और विरोध करने की भावना जो है पैदा किए बिना उद्देश्य को पूर्ण कर देते हैं। यानी अगर हम ऐसा करें, चुटीली तरीके से बोले, ठीक है ना, तो भी हम अपने उद्देश्य को भी पूर्ण कर लेंगे और सामने वाले को गुस्सा भी नहीं आएगा। अब जरा ध्यान दीजिए फिर से। बातचीत में जितनी ही अधिक सावधानी, सजगता तथा संयम बरता जाता है, यानी आप संयम रखिए, फटाफट फटाफट हड़बड़ नहीं बोलिए, सोच समझकर आराम से बोलिए, ठीक है ना, उतनी ही यह कला सार्थक तथा अमोघ सिद्ध होती है। अब जैसे जो हड़बड़ा के बोल देते हैं, जैसे कि आराम से बोलने से होता है क्या मालूम है, आपको सोचने का वक्त मिलेगा। लेकिन हड़बड़ा के अगर कोई बोल के निकल जाए तो आप पहला वाला सोच भी नहीं पाइएगा, तब तक वो दूसरी बात कह देगा, तो उनकी जो सारी बातें हैं आप तक नहीं पहुंच पाएंगी। इसलिए ठहराव होनी चाहिए तथा अमोघ सिद्ध होती है। अब अमोघ का मतलब क्या होता है? देखिए, अचूक, यानी वो सीधे जाकर निशाने पे लगती है, अर्थात ठीक समझ में आ जाता है। आवेश यानी गुस्से में आना तथा अति प्रगल्भता। अति प्रगल्भता का मतलब होता है अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर बोलना। यह भी सही नहीं है। आप अगर ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलेंगे तो फिर वही आज की भाषा में बोलेंगे, अरे यार फेंको मत, चलो ठीक है, समझ हाँ, हो गया ना, बस यही बात है। तो इतनी ज्यादा भी हमें नहीं बढ़ा चढ़। अब जैसे मान लीजिए आप लोग अब पढ़ेंगे, जैसे जब अलंकार पढ़ेंगे तो अलंकार में एक है, ध्यान से सुनिएगा, कि महाराणा प्रताप के बारे में कुछ पंक्तियां लिखी गई है कि आगे नदियां पड़ी अपार, यानी अभी आगे नदियां हैं, नदी को पार किया जा रहा था। नदी में महाराणा प्रताप चेतक घोड़े पर बैठे हुए थे और पार कर रहे थे नदी को। तो वो कह रहे हैं कवि कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, आखिर घोड़ा कैसे पार करेगा? राणा ने सोचा इस पार, महाराणा प्रताप अभी सोच ही रहे थे इस पार में, तब तक चेतक था उस पार, यानी चेतक इतना तेज दौड़ता था कि पलक झपकते ही नदी को पार कर। तो ये कुछ बढ़ा चढ़ाकर हो गया, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। अब ये भले कितनी भी इसमें सच्चाई हो, लेकिन ये कुछ ज्यादा हो गया। अब एक और सुनिए, तो हनुमान जी से संबंधित है, उसमें कुछ पंक्तियां इस प्रकार है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। आप जानते हैं कि हनुमान जब सीता को छुड़ाने गए थे, ठीक है, तो उनको बंधक बनाकर उनके पूंछ में आग लगा दिया गया और उन्हें छोड़ दिया गया था। लेकिन उनके पूंछ में तो आग नहीं लगा, लेकिन पूरे लंका को वो जला दिए। तो वही है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भाग, जितने राक्षस थे सब भाग, पूरा जला के राख कर दिया उन्होंने, और उनके पूंछ में आग तक नहीं लगी। आई बात समझ में? तो ये था, तो ये तो आप सब जानते ही हैं। तो ये कुछ हास्यास्पद, तो ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर भी हमें नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना, ताकि हास्यास्पद हो जाए। तो खैर ये इसमें तो सच्चाई है, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती है जिसमें कुछ ज्यादा। अब जैसे देखिए, मैं आपको एक और सुनाता हूं, जरा सा सुनिएगा, इस पर आपको जरूर हंसी आएगी। पहले मैं आपको वो वाक्य सुनाता हूं, फिर आपको उसका अर्थ बताऊंगा, तब आपको मजा आएगा। पंक्ति कुछ इस प्रकार है, कढ़त म्यान तलवार ते असि रिपु निकसत प्राण, यानी जैसे ही राजा ने तलवार को निकाला, सामने खड़ा शत्रु मर गया। ऐसा हो सकता है क्या? अरे तो अभी तो तलवार निकाल ही रहा है, मर कैसे जाएगा? तो कढ़त म्यान तलवार थे, जैसे ही निकाला शत्रु के प्राण निकल गए। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया है? ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो
इसीलिए ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर भी बोलना नहीं चाहिए, ताकि सामने वाले को विश्वास ही ना हो। आवश्यकता से अधिक बोलने से न केवल बातचीत की कला को आघात पहुंचता, अब जितना जरूरत हो उतना बोलिए, उससे ज्यादा भी मत बोलिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। बल्कि बोलने वाले का महिमा हरण होता, यानी उसकी जो ख्याति है, उसका जो महानपन है, ठीक है ना, उसकी जो महानता है, उसमें थोड़ी सी कमी आ जाती है, क्योंकि लगता है कि बहुत ज्यादा बोल रहा है। उतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति बात नहीं कर सकता, उस व्यक्ति की विद्या कायर के हाथ के अस्त्र के समान है। अब मान लीजिए जिसको विद्या तो बहुत ले लिया, पढ़ लिख कर एकदम बड़का बैरिस्टर बन गया है, लेकिन बोलने का तरीका पता ही नहीं, तो ऐसे व्यक्तियों को वो कह रहे हैं लेखक मानवती आर्या और कृष्णचंद्र आर्या क्या कह रहे हैं, ये रचनाकार कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों के हाथ में जो युद्ध तो जानता नहीं है, लेकिन शस्त्र उसके हाथ में पकड़ा दो, ये उस भांति होती है, ठीक है ना। तो वही कह रहे हैं कि जो व्यक्ति बात नहीं कर सकता, उस व्यक्ति की विद्या कायर के हाथ, यानी एक तो कायर है, लड़ना उड़ना आता है, ठीक है, अस्त्र के समान है, तो ऐसा बेकार है। बातचीत की कला में निपुणता प्राप्त करने के लिए सदग्रंथों का अध्ययन, यानी हमें अगर बातचीत की कला में निपुण होना है तो अच्छे अच्छे ग्रंथों को पढ़ना होगा, करना होगा। केवल पढ़ना नहीं होगा, उस पर विचार करना होगा, उसको याद रखना होगा, उसको सोचना होगा। वह विद्वानों का सत्संग, जो विद्वान है, बड़े ज्ञानी हैं, उनकी बातों को ध्यान से सुनना, समझना बहुत बड़ी बात है। तब आप अपनी बातचीत की कला में अच्छे हो जाएंगे। तथा सभाओं आदि में उपस्थित होना अत्यंत लाभप्रद सिद्ध होता है। और अच्छी अच्छी सभाएं जहाँ पर कुछ लाभप्रद बातें हो रही हो, प्रवचन हो रहा हो, या फिर कुछ प्रेरणादायक कहानियां सुनाई जा रही हो, हमेशा अपने दादी दादाजी, अपने से बड़ों की बातों पर ध्यान दीजिए, आखिर वो क्या सुनाते हैं। कभी कभी वो भी बहुत अच्छी बातें कह देते हैं, ठीक है ना। आजकल तो समय कहाँ मिलता है, आजकल तो बच्चे अलग अलग रहने लगे हैं, बट पहले ज्वाइंट फैमिली में क्या होता था, कहानियां सुनते थे तो बहुत लाभ लोगों को हासिल होता था। तो चलिए, अंततः मैं आपसे यही कहूंगा कि यह बातचीत की कला को हासिल करने के लिए आपको परिश्रम तो करना ही पड़ेगा और कई चीजों पर ध्यान देनी होगी, तभी जाकर आप बातचीत की कला में क्या होंगे, महारत हासिल कर पाएंगे। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपकी नौकरी 99% पक्की, 1% आपका लक और 100% आपको मिलेगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।